हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेस में। पिछले लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट पढ़े थे। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर होएगा। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट की, तुल्यांकी भार के नियम। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहते किसे हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक के बराबर बराबर ग्राम तुल्यांक आपस में क्रिया करके समान ग्राम तुल्यांक वाले उत्पाद बनाते हैं। हम लोग ग्राम तुल्यांक पढ़े हुए हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट बराबर भी पढ़े हुए हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। पिछले लेक्चर में इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक के बराबर बराबर ग्राम तुल्यांक आपस में क्रिया करके समान ग्राम तुल्यांक वाले उत्पाद बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए हम, अब इसके लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहेगा कि जो इसका ग्राम तुल्यांक होएगा ए का ग्राम तुल्यांक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वो इक्वल होएगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट किसके? बी के। और इक्वल होंगे ये ग्राम तुल्यांक सी के और ग्राम तुल्यांक डी के। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक के बराबर बराबर ग्राम तुल्यांक आपस में क्रिया करके समान ग्राम तुल्यांक वाले उत्पाद बनाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये कन्वर्ट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल क्षार में। क्वेश्चन में बोला कि 5 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करके कि x ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो x की गणना करें। बोले तो भार पूछा। अब बताएं होएगा क्या? जो इसका ग्राम तुल्यांक होगा इसके ग्राम तुल्यांक के बराबर होगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं W/E किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये इक्वल होगा W/E सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो यहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल का भार हमें कितना दिया हुआ है? 5। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, बहुत इजी। आपको बस तरीके मालूम होने चाहिए कि कैसे लगेंगे, कैसे ना, नहीं तो लेके बैठ जाएंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। फिर 5 ग्राम दिया हुआ है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट हमें मालूम है 16 चौका 64, 32 96 2 98। अब इसका एन फैक्टर 2 होगा तो 98/2 आंसर कितना आएगा? 49 इक्विवेलेंट वेट। यहां पे इक्वल होएगा किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो भार क्या है? x, और इसका जब हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो 23 और 16 39 1 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 1 होगा तो 40। अब बताएं यहां पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4 पंजे 20, 200/49। तो हम लोग नियर अबाउट आंसर लिख सकते हैं 4। तो 5 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा? 4 ग्राम, लगभग 4 ग्राम ना। ऐसे क्वेश्चन बनता है। और देखिए, जैसे मान ले आपको क्वेश्चन दिया MO। अब इसका आपको ग्राम तुल्यांक लिखना होगा। तो M मतलब क्या? मेटल। M का अर्थ क्या? मेटल। और O बोले तो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो अगर हमें इसके बारे में लिखना हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका? मेटल का, क्योंकि हमें मालूम नहीं है मेटल क्या है। प्लस ऑक्साइड है तो हमें ऑक्साइड का मालूम है कि कितना होगा? 8। समझेगा क्वेश्चन? ये M मेटल ऑक्साइड है, इसका अगर हम लोग को ग्राम तुल्यांक लिखना हुआ तो वेट, अगर क्वेश्चन में जो भार दिया रहेगा वो, अपॉन EM। M क्या? मेटल। किस मेटल का? E क्या? तुल्यांकी भार। मेटल का तुल्यांकी भार, क्योंकि यहां पे सिर्फ M करके दिया है, मेटल करके दिया है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया कि ये मेटल कौन सा है, जबकि यहां पे ऑक्साइड है तो ऑक्साइड का 8 होगा।
जैसे मान लीजिए और एग्जांपल देखें, MCl है, इसका अगर हम लोग को लिखना हुआ तो क्या होएगा, W/EM, मेटल का तुल्यांक भार जो हमें ज्ञात नहीं है, मेटल क्लोरीन का हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 35.5। ऐसे ही जैसे मेटल कार्बोनेट है MCO3, अब MCO3 है, अगर इसका हम लोग लिखने जाएंगे ग्राम तुल्यांक भार तो वेट अपॉन EM प्लस कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट है तो क्या है 16 3 48 12 60, यहां पे कितना हो जाएगा 30, W/E प्लस 30। मेटल नाइट्रेट है MnO3, तो यहां पे क्या हो जाएगा W/EM प्लस नाइट्रेट 16 3 48 और 14 कितना हो जाएगा 62, क्योंकि नाइट्रेट है, इसका जो एन फैक्टर होता है 1, इसका एन फैक्टर 2 हम लोग जानते हैं, तो 60 आएगा, 60 में 2 से भाग कर देंगे 30। ये सब बहुत क्लियर याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में फंस जाएंगे, फिर कहिएगा नहीं भैया कि हाँ क्या बताएं सर जी गड़बड़ा दिए, सर जी तो वैसे गड़बड़ाए हुए हैं। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि अभी एक्सीडेंट हुआ था हमारा, जो पिछला लेक्चर दिए थे ना उसमें बोले थे ना कि अब लेक्चर कंटिन्यू आएगा, तो पता नहीं साला किसका नजर वजर लग गया, अल्लाह ने मौका दिया, फिर आपके सामने खड़े हैं, आप लोग की दुआएं हैं, चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है W/EM प्लस PO4, 16 चौका 64, 64 और 31 95, 95/3 95/3, लगभग 32 नियर अबाउट ना। मेटल सल्फेट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा W/EM प्लस कितना 16 चौका 64 32 96 48 48। तो ये सब केस आपको मालूम रहना चाहिए कि कैसे आप लोग क्या बोलते हैं, कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया, अगर मेटल के बारे में कुछ नहीं दिया है तो आप लोग को उसके लिए कैसे ग्राम तुल्यांकी को लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल देखें, जैसे क्वेश्चन बोला आपसे कि यदि कोई मेटल है जिसका तुल्यांकी भार क्या है E है, तो इसके ऑक्साइड का तुल्यांकी भार क्या होगा। अब मेटल ये है, मेटल का तुल्यांकी भार हमें E दिया, ऑक्साइड का तुल्यांकी भार हम लोग जानते हैं कितना 8। अब मेटल ऑक्साइड बोला, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, योग कर जाएंगे, और योग कर जाएंगे क्या हो जाएगा E+8। मेटल क्लोराइड बोल दिया, तो यहां पे मेटल क्लोराइड का क्या हो जाएगा E+35.5 ना। मेटल हाइड्रोक्साइड बोल दिया, हाइड्रोक्साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा E+16 ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया कि यदि कोई मेटल है जिसका तुल्यांकी भार 12 दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन ये अलग हो गया ना, ये सब अलग थे। क्वेश्चन दिया, बोला मेटल है, मेटल का तुल्यांकी भार 12 है, तो मेटल ऑक्साइड का तुल्यांकी भार क्या होएगा। हम लोग ऑक्साइड का 8 जानते हैं, मेटल का दे दिया तुल्यांकी भार 12 में, तो क्या हो जाएगा MO = E+8 था, E के स्थान पे कितना हो जाएगा 12, तो 12 8 20। ये क्वेश्चन के ऊपर है। अब यहां भी अगर क्या बोलते हैं मेटल ऑक्साइड जब मेटल क्लोराइड बोल दे तो यहां पे 12 जोड़ देंगे, यहां भी 12 जोड़ देंगे, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा आसानी से ना। तो क्वेश्चन देखें, इसके 1-2 बताते हैं। क्वेश्चन है, एक मेटल है जिसका तुल्यांकी भार आप लोग को दिया हुआ 4 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं EM = 4। एक धातु जिसका तुल्यांकी भार 4 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तथा धातु के क्लोराइड का जो वेपर डेंसिटी आपको दिया है वो 59.25। क्वेश्चन देखें, एक धातु जिसका तुल्यांकी भार 4 है तथा धातु के क्लोराइड का वाष्प घनत्व 59.25 है, तो धातु के क्लोराइड का फार्मूला होगा। तो ये आपको हम ऑप्शन दे देते हैं।
बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं काम करता है यार। ट्रिक आपको मतलब खुशी दे सकता है, सिलेक्शन नहीं दे सकता है, बहुत रेयर होता है। बहुत ट्रिक देखें भाई, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत और स्मार्ट मेहनत, स्मार्ट स्टडी ना। तो अब होएगा क्या, हमें तुल्यांकी भार दिया हुआ है क्वेश्चन में और वेपर डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में मेटल क्लोराइड का। हमसे मेटल क्लोराइड का फार्मूला पूछ लिया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल क्लोराइड का अणुभार निकाल लें। हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना, 59.25। तो जो हमें मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त होगा मेटल क्लोराइड का वो कितना, 59,118.5। ये हमें मेटल क्लोराइड का अणुभार प्राप्त हुआ। बताएं मेटल का जो तुल्यांकी भार दिया था वो कितना, 4। मेटल क्लोराइड बोले तो यहां पे क्या हो जाएगा, EM प्लस ECl। EM का वैल्यू कितना है, 4। ECl का कितना हो जाएगा, 35.5। आंसर जो हमें प्राप्त होएगा मेटल क्लोराइड का जो तुल्यांकी भार होएगा वो 39.5। ये हमें इक्विवेलेंट वेट प्राप्त हुआ। तुल्यांकी भार मेटल क्लोराइड का, समझिएगा क्वेश्चन ना, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। ये तो आपको समझाने के लिए थोड़ा हम डिटेल में जा रहे हैं, तो हवा मार देते पता नहीं चलता ना, बहुत तेज हम हवा मारते हैं। सब मेहनत के ऊपर है। आपको थोड़ा सा एक केस बताते हैं हम ना खुद के बारे में। जब हम ताजे ताजे गए थे इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज नाम दिया गया, तो वहाँ पे जब पढ़ने गए तो हमारा ना, जैसे शुरू में 11th-12th में हमार जो केमिस्ट्री की थ्योरियाँ थे, थ्योरी कोई भी हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायो का, चाहे फिजिक्स का, बहुत क्लियर था। लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आती थी ना, तो बस ये जान लें कि जोड़ना आता था, जोड़ना और घटाना। गए इलाहाबाद तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन हम पूछ ही लिए सर जी से, और बहुत गिरे लेवल का क्वेश्चन पूछे, तो बहुत गिल्ट फील हुआ, क्योंकि क्लास में ना उड़ा दिए मुझे हवा में। बहुत गिरे लेवल का क्वेश्चन पूछे थे। आज जब सोचते हैं ना उसके बारे में तो बहुत तकलीफ होता है। लेकिन वहीं से ना हमारा शुरुआत भी हुआ था। तो एक तो थिंक रखना चाहिए दिमाग में। जरूरी नहीं है कि हाँ बेइज्जती हो 10 लोग के सामने, 100 लोग के सामने, 700 लोग के सामने हमारा हुआ था। सब मजे में थे। ऐसे होता नहीं क्लास में कि सर कोई क्वेश्चन किसी से पूछे तो उसके बगल वाले का जो एटीट्यूड होएगा ना, वो ऐसा होएगा कि सर जी को भी ऐसा लगे और जो खड़ा है उसको भी ऐसा लगे ना कि इसको आता है। तो वो क्या करेंगे, जैसे टीचर किसी को पूछे कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, वो बंदा खड़ा हुआ बताने, तो उसके बगल वाले ना और आगे पीछे वाले ऐसे देखेंगे, ऐसे, और देख के ना थोड़ा अपने मतलब इंप्रेशन को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि टीचर को लगे कि बंदे को आता है। और जो खड़ा होकर बंदा बता रहा है, अगर वो थोड़ा सा फंस गया ना, तो उसमें भी वो लोग ले लेते हैं उसको, बेचारे जो आता रहता है वो भी भूल जाता है कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ कि ये लोग मुझे देख के हंस रहे हैं। तो ये सब होता है, और वही झटका लगा हमें। उसके बाद ना, ये तो आप लोग को बताना है, तो हवा मार दे, हवा में पता ना चलेगा आप लोग को कि कहाँ से ये हो गया, वो पता ही नहीं चलेगा। बेस से पढ़ाई करें, बेस से। अगर आपका बेस क्लियर नहीं होएगा, सिलेक्शन नहीं होएगा यार, कड़वी बात है, सत्य है, सिलेक्शन नहीं होएगा। बेस क्लियर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और हम यही देखते आ रहे हैं, चाहे आईआईटी का जेईई मेंस का पेपर हुआ ना, उसमें भी हम यही देखें। जो हाई फाई लेवल के टीचर हैं, बुरा गलत नहीं कहेंगे उनको, लेकिन वो लोग ना भूल ही गए। हम कह रहे हैं आप एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हो, पहले उसका मेंस क्लियर होगा तब ना एडवांस बैठेगा। एडवांस लेवल का वो पढ़ लिया बहुत अच्छे से, मेंस उसका क्लियर ही नहीं है, कहाँ जाएगा। उसके पहले तो यूपी और बिहार बोर्ड वाले बंदे तो ऐसे ही फंस जाते हैं कि अगर जेईई मेंस में क्वालिफाइड कर भी गए हैं, यूपी बोर्ड में चले गए, 12th का पेपर वही इतना घटिया हो जाता है, 60%, 65%, 70%, 75% क्रॉस ही नहीं होता। और आप लोग जानते हैं आईआईटी का क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेस से पढ़ाई करें, बेस से।
तो होएगा क्या, ये हमें प्राप्त हुआ इक्विवेलेंट वेट, ये हमें प्राप्त हुआ मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। यहां पे हम लोग वैलेंसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है ना, हम लोग पढ़े हैं। तो इक्विवेलेंट वेट हमें कितना प्राप्त हुआ है 39.5, ये हमें कितना प्राप्त हुआ है 118.5, ये हम निकाल लें तो यहां पे क्या हो जाएगा एन फैक्टर इक्वल टू 118.5 अपॉन 39.5। तो इसको 40 अगर लेंगे तो 4 दिए 12 120 कट जाएंगे, आंसर कितना 3। तो जो हमारा आंसर होएगा मेटल क्लोराइड का फार्मूला जो हमें प्राप्त होएगा वो MCl3। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन मिलेंगे आपको आंसर में ना। और क्वेश्चन देखें, 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड को पूरी तरह से मेटल क्लोराइड में परिवर्तित करने पर 5 ग्राम मेटल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो मेटल के इक्विवेलेंट वेट की गणना करें, मेटल के तुल्यांकी भार, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं EM के तुल्यांकी भार की गणना करें। अब इसको कैसे लगाएं, तो यहां पे हम लोग जानते हैं मेटल ऑक्साइड है तो W अपान ई हम लोग जानते ही हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा W का मान 3 ग्राम, 3 वेट अपान EM, मेटल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, प्लस ऑक्साइड बोला तो इसका मतलब क्या 8, ये इक्वल होएगा 5 ग्राम बटे EM प्लस 35.5। ये तो जब हम लोग गुणा करने जाएंगे तो 3EM प्लस 35 105 106.5 इक्वल टू 5EM प्लस 40, 8 पंजे 40। तो होएगा क्या 5EM माइनस 3EM इक्वल टू 106.5 माइनस 40। तो यहां पे क्या होएगा 2EM इक्वल टू 106 में से 40 घटाएंगे तो कितना होएगा 66.5 अपान 2 हो जाएगा, ये 2 इधर चले आएगा। तो इससे जब भाग करेंगे तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा 33.25, ये आपका आंसर। तो जो मेटल का तुल्यांकी भार होगा वो 33.25। अभी आपको क्वेश्चन देंगे, आप लोग ट्राई करिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे अम्ल और क्षार के मिश्रण की, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। इसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन और आयनिक इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन में मोलरिटी और नॉर्मेलिटी केस में, और आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें पढ़ना क्या है, आप लोग को मिश्रण दिया रहेगा, बेस और बेस का मिश्रण दिया रहेगा, एसिड और एसिड का मिश्रण दिया रहेगा, एसिड और बेस का मिश्रण दिया रहेगा। तो ये मिश्रण तो आसानी से क्लियर कर जाएंगे आप लोग कि भैया जो मिश्रण है या विलयन है वो क्षारीय है, वो अम्लीय है, क्योंकि क्षार क्योंकि अम्ल। ये मिश्रण जब दिया रहेगा एसिड और बेस का, या फिर बेस और एसिड भी दे सकता है, ये ना कहना कि सर जी यार एसिड बेस पढ़ाएं बेस एसिड नहीं पढ़ाएं, ये ना कहना। तो एसिड और बेस का जब मिश्रण दिया रहेगा तो बंदे क्या करते हैं ना,
अच्छा, अम्ल और अम्ल का मिश्रण रहता है तो अम्लीय, क्षार और क्षार का मिश्रण रहता है तो क्षारीय, अम्ल और क्षार का मिश्रण अम्ल क्षारीय। ऐसा नहीं होता, या तो अम्लीय होगा या तो क्षारीय होगा या तो उदासीन होएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन दोनों केस की। इनके लिए जो नॉर्मलिटी इक्वेशन, तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ये क्वेश्चन के ऊपर रहता है ना। ये ऐसे भी हो सकता है N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू N3 V3, या N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 इक्वल टू N4 V4। क्वेश्चन के ऊपर रहता है वैल्यू कैसा दिया हुआ है। तो ये था नॉर्मलिटी इक्वेशन। जो V3 होता है वो इक्वल होता है V1 प्लस V2। अगर बात करें हम लोग मोलरिटी इक्वेशन की, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई उसमें है नहीं। मोलरिटी इक्वेशन दे दिया तो बंदे घबरा जाते हैं ना। अभी क्वेश्चन देखें फिर क्लियर होएगा। M2 V2 या M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V3। और हम लोग नॉर्मलिटी और मोलरिटी का इक्वेशन जानते ही हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर। ये इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए हैं ना, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो ये इस मिश्रण के लिए। अब बात करते हैं हम लोग इसके। तो एसिड प्लस बेस के लिए जो नॉर्मलिटी इक्वेशन होएगा, नॉर्मलिटी इक्वेशन N1 V1 माइनस N2 V2 इक्वल टू N3 V3। याद रखिएगा, ये जो नॉर्मलिटी इक्वेशन होएगा वो किसके लिए, जब अम्ल और क्षार का मिश्रण हो। ये सिर्फ अम्ल और अम्ल का मिश्रण, ये सिर्फ क्षार का मिश्रण है ना, ये अम्ल और क्षार का मिश्रण है, तो इसके लिए इक्वेशन है। अगर मोलरिटी की बात करेगा तो M1 V1 माइनस M2 V2 इक्वल टू M3 V3 ना। अब देखिए जैसे केस है 3 ठो। NV एसिड, बोलो तो नॉर्मलता और वॉल्यूम एसिड का अगर ज्यादा आ रहा है NV बेस से, तब जो मिश्रण होएगा वो मिश्रण एसिडिक होएगा, एसिडिक नेचर का। दूसरा केस क्या, NV एसिड इक्वल टू NV बेस। अगर इक्वल आ गए तो बच्चा अच्छा जानता है, न्यूट्रल, बोले तो उदासीन। और लास्ट केस है NV एसिड इज लेस देन NV बेस, तो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का, क्षारीय प्रकृति का। क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देंगे हम आपको करने को भी ना। टू मोलर 400 ml सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस 1 मोलर 600 ml हाइड्रोक्लोरिक के मिश्रण में परिणामी नॉर्मलता की गणना करें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वैल्यू आपको कितना दे रखा, 2। आपको दिया किसमें है, मोलरता में, पूछा किसमें है, नॉर्मलता में। 2 वैल्यू दिया है, तीसरे के बारे में पूछा। इसका मतलब फार्मूला क्या बन जाएगा, N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टू N3 V3। अब यहां पे प्लस क्यों, क्योंकि ये भी एसिड ना। अब बताएं, N1 है, ये क्या है, मोलरता, इसको हमें नॉर्मलता में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इनटू n फैक्टर। क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, मोलरता कितना दिया हुआ है, 2। बंदे यहां पे ना कंफ्यूज हो जाते, गलत कर जाते क्वेश्चन। तो मोलर
छोटा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बंदे गलत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और गलत करने के बाद कर दी यार ये गलती हो गया हमसे, और उसी गलती की वजह से तो IIT और नीट में नहीं जा पाते यार। वही गलती है बस, मेहनत करने वाले बंदे ना वहीं पे गलत कर जाते हैं। तो यही सही कर ले क्वेश्चन। तो टफेस्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग को ये छोटी छोटी चीज़ क्लियर हो और तेजी से सॉल्व करेंगे, बहुत तेजी से। बताएं यहाँ पे क्या होएगा, 0.2 मोलर है तो 2 n फैक्टर सल्फ्यूरिक अम्ल का 2 4 हो जाएगा। N1 कितना 4, V1 हमें दिया हुआ है 400 प्लस N2 1 होएगा। N2 1 होएगा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का n फैक्टर एक ही होएगा ना, इंटू 600 इक्वल टू N3 हमें निकालना है V3, V1 प्लस V2 बोलो तो 6 4 10 1000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और 6 22 अपान 1000 N3 बराबर कट जाएगा, जो वैल्यू हमें प्राप्त होएगा 2.2। ये आंसर होएगा इसका ना। और देखें 0.1 मोलर 10 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस 0.2 नॉर्मल 40 ml सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस 0.1 मोलर 50 ml नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। इनको आपस में मिलाकर विलयन 1 लीटर तनु कर लिया जाता है। इनको आपस में मिलाकर विलयन को 1 लीटर तनु कर लिया जाता है। तो परिणामी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें। अब तनु कर लिया गया, इसका मतलब ये हमें जो वैल्यू प्राप्त हुआ किसका, V4 का, क्योंकि V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, V3 दिया हुआ है। 1 लीटर तक तनु कर लिया गया। अब तनु 1 लीटर बोला तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1000 ml। यहां पे क्या होएगा N1 V1 N2 V2 N3 V3 इक्वल टू N4 V4, क्योंकि वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है, वैल्यू ऊपर है ना। बताएं क्या होएगा 0.1 इंटू 10 प्लस, अब यहां पे क्या 0.2 नॉर्मलता दिया हुआ है, तो इसको तो नॉर्मलता में कन्वर्ट करने यहां भी बंदे गलती कर जाते हैं। ये मोलरता दिया हुआ है, ये मोलरता दिया हुआ, सोचते हैं यार ये भी तो मोलरता दिया हुआ, 0.4 करते हैं, गलत कर जाते हैं ना। यहां पे क्या होएगा 0.2 क्योंकि नॉर्मलता ही दिया हुआ है, यहां पे 40 प्लस 0.1 इंटू 50 इक्वल टू N4 इंटू 1000 1000 ml N4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 इक्वल टू N4 इंटू 1000। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13/1। ये आंसर है ना। और क्वेश्चन देखिए 0.2 मोलर 400 ml सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस 0.3 मोलर 600 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा ना, इसका नेचर ही पूछ सकता है कि बताएं ये अम्लीय होगा क्षारीय होगा। अभी तक जितना क्वेश्चन किए हुए हैं आप लोग चेक करें, सब में अम्ल थे, एक में भी क्षार का मिश्रण नहीं था। कहने का अर्थ ये मिश्रण था अभी तक जो पढ़े। अब जो ये क्वेश्चन दिए वो ये मिश्रण है एसिड प्लस बेस का। तो इसके लिए अगर हमें परिणामी विलयन की नॉर्मलता निकालना हुआ तो फार्मूला तो ये बन जाएगा। अगर उसका नेचर बताना हुआ तो नेचर भी बता सकते हैं। बताइए परिणामी विलयन की नॉर्मलता बताना, नेचर चेक करने जाएंगे तो बताएं 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा 160 और 6 3 18 180। अगर NV हम लोग एसिड की बात करें, एसिड बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.42 है मोलरता, 2 हो जाएगा इन फैक्टर, नॉर्मलता में कितना प्राप्त हो जाएगा 4 इंटू 400। जब हम लोग NV बेस की बात करते हैं
बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एन फैक्टर एक ही होएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 600। तो बताएं 4 चौक 16, 160 ये आया, और ये कितना 180। ज्यादा हमें वैल्यू किसका प्राप्त हो रहा है, क्षार का। तो जब यहां पे केस कौन बनेगा, एनवी एसिड इज लेस देन एनवी बेस, बोले तो इसका नेचर कैसा होएगा, बेसिक। ये मिश्रण कैसा है, बेसिक। बहुत आसान है, अब ऐसे भी देख के कर सकते थे, 4 चौक 16, 160, 6 18, 180, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको थोड़ा डिटेल में बताने के लिए। बाकी यहां पे जब क्वेश्चन करने जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, N1V1 180 माइनस 160 इक्वल टू N3 अपान 1000, अरे 6 4 10, 1000 ना, ये है सर। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2 मोलर 100 ml सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस 1 मोलर 100 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस 1 मोलर 500 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो करना कुछ नहीं है, बस इस मिश्रण का प्रकृति बताना है, नेचर। अब आसान है, देखें ये दोनों क्या हैं, अम्ल हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, योग कर जोड़ लेंगे। एनवी एसिड बताएं, एनवी एसिड का मान इसमें कितना आएगा, इसके एन का मान कितना हो जाएगा, 4 मोलरता इंटू एन फैक्टर इंटू 100। तो आंसर हमें कितना प्राप्त हुआ, 400। ये किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। यहां पे जो एनवी का मान हमें प्राप्त होगा, 100 में 1 का गुणा कर देंगे, इसका एन फैक्टर 1 होता है, तो 400 ये और 401 कितना हो जाएगा, 500। इसका जब हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे एनवी का मान, ये एक एन ही होगा, क्योंकि मोलरता इंटू एन फैक्टर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 1, वॉल्यूम 500 है, गुणा कर देंगे तो 500 हो जाएगा। तो 500 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि जो एनवी का मान आया वो कितना, 500, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका जो एनवी का मान आया वो भी कितना, 500। तो बताएं इक्वल ना हुआ एसिड और बेस, इसका मतलब इसकी जो नेचर होएगी वो क्या, उदासीन, न्यूट्रल। तो यहां पे मोल कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आप लोग को हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अगला चैप्टर जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी बोर्ड का पेपर भी आने वाला है, तो या तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे या फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ना। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।